जो एक अमेरिकन डॉलर होता है उसका दाम 97 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार तीसरी बार बढ़त होने वाली है, ये भी कहा जा रहा है। और जिम्मेदारी भी हम पर है कि बतौर नागरिक हम अपनी सहभागिता बढ़ाएं। सहभागिता तो नागरिक की होनी ही चाहिए, लेकिन नागरिक के पास समझ भी होनी चाहिए। भारत में डॉलर रुपए का जो संबंध है और पेट्रोल डीजल सीएनजी के दामों पर इसका क्या असर पड़ता है, इसको आसान तरीके से समझिए ताकि आप सहयोग भी कर पाएं और सवाल भी पूछ पाएं। भारत में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, तेल, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, मशीनें, गोल्ड, सोना, ये सब वगैरह। अब आपको पता ही है कि दुनिया में बहुत सारा ट्रेड डॉलर की बदौलत होता है, इसलिए जब भी ये सारा सामान भारत खरीदता है तो इन सब का पेमेंट डॉलर में किया जाता है। लेकिन हमारी करेंसी तो रुपया है, तो हम डॉलर में पेमेंट करते कैसे हैं, सवाल ये है। इसका सीधा सा जवाब ये है कि विदेशी कंपनियां हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाती हैं, साथ ही विदेशों से भारत में जो निवेश होता है, इन सबसे बड़ी मात्रा में हमारे पास डॉलर हमारे सिस्टम में आता है। इसके अलावा हम जो सामान एक्सपोर्ट करते हैं, यानी देश से बाहर भेजते हैं, उसके बदले में भी हमें डॉलर मिलता है। एफडीआई और आईटी और दूसरी सेवाओं से भी हमारे पास ढेर सारा डॉलर आता है, हमारे सिस्टम में आता है। और साथ ही विदेश में रह रहे एनआरआई भी भारत में मौजूद अपने घर वालों के पास पैसा भेजते हैं, तो उससे भी डॉलर मिलता है। कई सोर्सेस से इतना सारा डॉलर आ जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट से इस डॉलर का एक हिस्सा खरीद कर अपने पास स्टोर कर लेता है, आरबीआई। इसके बाद उस डॉलर को, खरीदे हुए डॉलर को जहां रखा जाता है, उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। यहाँ पर हम तमाम दूसरी करेंसी भी सेव करते रहते हैं, लेकिन डॉलर में सबसे अधिक कारोबार होता है तो उसकी पूछ सबसे ज्यादा है। ये फॉरेक्स रिजर्व कोई एक तिजोरी या कोई एक बैंक खाता नहीं है, ये एक रिजर्व है जिसमें विदेशों से खरीदी गई सिक्योरिटीज या डिपॉजिट शामिल होते हैं। गोल्ड वगैरह भी इसमें होता है, कई बार फिजिकल फॉर्म में भी होता है, तो वॉल्ट्स में रखा जाता है। मिला जुलाकर कई बिलियन डॉलर का एक ये फंड है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है और हर हफ्ते एक रिपोर्ट जारी करता है आरबीआई और बताता है कि देश के फॉरेक्स रिजर्व की हालत क्या है, पैसा उसमें बढ़ा है या घटा है। अब जब भी कोई सामान बाहर से इंपोर्ट होकर भारत में आता है, मंगवाया जाता है, तो उसको कोई कंपनी खरीदती है, तो सामान खरीदने वाली कंपनियां हमारे बैंकों के जरिए डॉलर खरीदती हैं और फिर उसका पेमेंट करती हैं। गोल्ड खरीदा तो गोल्ड का, तेल खरीदा तो तेल का। लेकिन अगर बाजार में डॉलर की मांग अचानक से बहुत बढ़ जाए तो जितना डॉलर मौजूद है अभी तक मार्केट में बैंकों के पास, उस पे प्रेशर बनने लगता है, क्योंकि सबको वही डॉलर चाहिए कि भाई हम सामान मंगवा रहे हैं, हमको पेमेंट करना है। या रुपए में तेजी से गिरावट होने के बाद भी डॉलर पे दबाव पड़ता है, तो आरबीआई क्या करता है, फिर वो अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करता है, वहां से डॉलर निकालता है और उसे बाजार में बेच सकता है आरबीआई। इससे डॉलर की सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, दबाव थोड़ा कम आता है और रुपए पर भी दबाव कुछ कम दिखने लगता है। तो उससे जितना पैसा जाएगा उससे ज्यादा एक्सपोर्ट के माध्यम से देश में आ जाएगा। यानी हमने मंगाया तो सामान, जब हमने तो उसका पेमेंट किया, लेकिन जब हमने सामान बाहर भेजा तो उसका पेमेंट आया, यानी डॉलर देश में आ गया है। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। सरकार का ही आंकड़ा कहता है कि हम जितना सामान एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा सामान हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में डॉलर आ कम रहा है, बाहर जा रहा है ज्यादा। लेकिन ये अकेली दिक्कत एक नहीं है, अगली दिक्कत है विदेशी निवेशकों को लेकर। हमारे शेयर मार्केट में जो विदेशी निवेशक पैसा लगा रहे थे, उन्होंने बीते 2 सालों में एक नया काम शुरू किया। 2 सालों का मतलब मोटा माटी टाइम पीरियड मान के चलिए। उनका भारतीय शेयर मार्केट पे भरोसा थोड़ा कम होता दिखा और उन्होंने हमारे शेयर मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। निकालना शुरू किया तो किया, वापस निवेश करना भी बंद कर दिया। इससे शेयर मार्केट का जो हाल होना था सो हुआ ही। देश में डॉलर की आमद और भी कम हो गई। लेकिन दिक्कत यहीं थोड़े ना खत्म हुई थी। ईरान वाली लड़ाई शुरू हो गई, जिसका खतरा 1 साल से बना हुआ था। होर्मुज चोक हो गया, तेल गैस आना तो कम हुआ ही, कच्चे तेल का दाम भी बढ़ गया। समझने के लिए मान लीजिए कि हम लोग इस क्राइसिस के पहले तक 100 बैरल जो तेल है, कच्चा तेल, वो $100 प्रति बैरल की रेट से खरीद रहे थे। यानी 100 बैरल है तो 1 बैरल का हम $100 चुका रहे थे, मोटा माटी, ये मानने के लिए बता रहे हैं। ईरान वाले युद्ध के बाद हमने 100 की जगह $150 प्रति बैरल चुकाना शुरू कर दिया।
और रोज आने वाले बैरल की संख्या में भी थोड़ी मोड़ी ही कमी आ गई। यानी पहले से थोड़ा सा कम तेल तो खरीद रहे हैं हम, लेकिन पहले से ज्यादा उसका दाम चुका रहे हैं डॉलर में। अब इससे डॉलर जो पहले से ही हमारे पास कम मात्रा में था, उसकी आमद भी कम थी क्योंकि विदेशी निवेशक चले गए थे, वो और तेजी से कम होने लगा। अब जाहिर सी बात है कि इसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ा हुआ दाम तो आखिरकार मेरे और आप जैसी उपभोक्ताओं के ही पास आता है और हम ही लोग चुकाते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम जैसे बढ़ता है, वैसे ही सामान को लेकर इधर से उधर जाने वालों का किराया भाड़ा भी बढ़ जाता है और इससे महंगा होता है वो सामान जिसका इस्तेमाल हम लोग आम जीवन में करते हैं। पिछले साल जीएसटी में कटौती करके सरकार ने चीज़ों के दाम कम किए थे, लेकिन क्या वो कमी इस महंगाई में बरकरार रहेगी, ये कहना मुश्किल है। अब तक आपने देख लिया कि देश में डॉलर कम स्पीड से आ रहा है, लेकिन उसके देश से बाहर जाने की स्पीड पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और स्थिति ऐसी है कि डॉलर ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत है। ऐसे में होगा क्या, सारा लोड पड़ेगा हमारी करेंसी रुपए पर। रुपया कमज़ोर होता जाएगा और अभी जो स्थिति है कि $1 के मुकाबले 97 रुपए के आसपास मिल रहे हैं, स्थिति इससे ज़्यादा बदतर होने की आशंका है। अगर अनुमान देखेंगे आप और एक्सपर्ट्स को सुनेंगे तो कहा जा रहा है कि कुछ दिनों बाद स्थिति नहीं अगर संभली तो कुछ दिनों बाद $1 के मुकाबले 100 रुपए क्या 125 या 140 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं, लेकिन वो भी समय के पेट में है। अब पेट्रोल डीजल वाली महंगाई तो है ही, उधर आप हम लोग रुपया भी पहले से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम सरकारों को बहुत प्यारा होता है और उस समय दाम नहीं बढ़ाए जाते हैं। वोट के लिए प्रेशर बढ़ने दिया जाता है और आखिर में पूरा झटका एक साथ आता है। ऐसे में अगर कोई कहे कि बाकी देशों की तुलना में हमारे यहाँ बहुत कम दाम बढ़े हैं, ऐसे में थोड़ा रुकिए और थोड़ा इंतज़ार करके इस बात का जवाब दिया कीजिए, क्योंकि स्थिति अभी भी हाथ से बाहर है। ऐसे में महंगाई, किल्लत, गिरते रुपए की जब बात हो तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ध्यान ये कि ये सब कुछ बस युद्ध की वजह से नहीं है। स्थितियां पहले से ही हाथ से बाहर जा रही थीं। ऐसा तो है नहीं कि ईरान युद्ध शुरू होने पर विदेशी निवेशकों को मनुहार करके रोक लिया जाता कि साहब रुक जाइए, हमारे यहाँ अब निवेश कर दीजिए। या युद्ध शुरू होने पर ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि अचानक से बढ़ाकर एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से ऊपर कर दिया जाता। इसका मतलब रुपए की ये गिरावट दुनिया भर की वजहों से ज्यादा स्थानीय वजहों से है। अब ये सारी तैयारियां तो कुछ सालों पहले ही कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि सरकारों को सब कुछ पता होता है और आखिर में हमारे और आपके हिस्से आते हैं सहयोग, कम खर्च, वर्क फ्रॉम होम, सोना न खरीदने की अपीलें।